डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम रिवीजन को ही आगे कैरी करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा क्या था? फोटोकेमिस्ट्री था। और फोटोकेमिस्ट्री में कल की डेट में हम स्लाइड से इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर को स्टडी कर लिया था। साथ में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन को भी हमने स्टडी कर लिया था। आज की डेट में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। क्या है लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री की? तो सिंपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली जो आपका फोटोकेमिस्ट्री है उसके अंदर दो लॉ हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट को स्टडी करते हैं, रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन। और ये आपके जो लॉ हैं ये दो हैं। पहला आपका क्या है, ग्रोथस ड्रैपर लॉ है, और दूसरा आपका क्या है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज द ग्रोथस ड्रैपर लॉ। जो आपका ग्रोथस ड्रैपर लॉ है ये इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कह देते हैं। और ये जो है, जो आपका ग्रोथस ने 1818 में इस जो आपका लॉ है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था, और जो आपका ड्रैपर है इसने 1841 में इसको प्रूव कर दिया था एक्सपेरिमेंटली। सो इस लॉ को हम क्या कह देते हैं, ग्रोथस ड्रैपर लॉ कह देते हैं। ये लॉ सिंपली ये बोलता है कि जब भी कोई लाइट किसी बॉडी के ऊपर पड़ती है, कुछ पार्ट इसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट इसका आपका ट्रांसमिट होता है, और बाकी जो रेस्ट पार्ट रह जाता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो पार्ट एब्जॉर्ब होगा वो ही आगे क्या करता है, केमिकल चेंज करता है। यानी इसमें जो केमिकल चेंज प्रोड्यूस होगा वो सिस्टम के अंदर किसके कारण होगा, सिर्फ और सिर्फ दोज रिएक्शन के कारण होगा, जो दोज रेडिएशन के कारण होगा जो जनरली क्या हुई हैं, एब्जॉर्ब हुई हैं। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ इसको कि व्हेन ए लाइट इज fall on a body, then some part of it is reflected, some transmitted, and rest part of it is absorbed। एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी। अच्छा, इसे बोलता है इट इज ओनली द पोर्शन ऑफ लाइट, ओनली द पोर्शन ऑफ लाइट, इट इज ओनली द पोर्शन ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड, विच इज एब्जॉर्ब्ड can bring out about a chemical change, that is chemical change can be produced, chemical change can be produced in a system only by those radiation which are absorbed, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है सिंपल सा ग्रोथस ड्रैपर लॉ की, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये बोल देता कि फर्दर जो लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है जी, वो डू नॉट ऑलवेज रिजल्ट इनटू केमिकल चेंज। वो हमेशा केमिकल चेंज नहीं करती है, वो जैसे का जैसे भी रह जाती है। मान के चलिए ये कोई एक रिएक्टर था, इसके ऊपर क्या किया, लाइट पड़ती है, लाइट पड़ते ये क्या करता है, इतने इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो कभी कभी ये क्या है, जैसे था वैसे ही रह जाता है, ठीक है जी। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि an important note is that all absorbed radiation may not necessary to bring about the chemical change. When conditions are not favorable for a chemical reaction, the absorbed light
may be converted into heat, or atoms or molecule absorb photo energy and electron may be excited from them. तो सभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हुए वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं उसके अंदर ही। ठीक है जी, तो बोलता है दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कह देते हैं। इन सम केस ऑब्जर्व लाइट इज री एमिटेड as a radiation of same wavelength or frequency, and if the absorbed light is emitted instantaneously, the light energy of phenomenon is called fluorescence, with the time lag is known as phosphorescence. In some cases the light is not directly absorbed by the reactive substance but may be absorbed by some other substance present along with the reactants, and this substance transfer the absorbed energy to a reactant molecule which when react to form a product, and this process is termed as photosensitization. जनरली क्या बोलना चाह रहा है कि सिंपल सी ये बात ये बोलता है कि सारी की सारी रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज नहीं होता है। किसी किसी रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब होती है, उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और फिर से जैसी एब्जॉर्ब होती है वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्टिवेशन होता है उसका, और वो कम बैक टू हो जाता है, और इजीली वो क्या हो जाती है, जनरली एब्जॉर्ब होती है, क्या हो जाती है, एमिट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम सिंपली फ्लोरोसेंस कह देते हैं। फिर द टाइम लैग के साथ हो उसको हम क्या कह देते हैं, फास्फोरोसेंस कह देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लाइट के साथ कोई एक और सब्सटेंस की प्रेजेंस में जो आपका रिएक्शन है वो क्या होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर चेंज होती है, उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन कह देते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा लॉ था कि व्हाट इज द ग्रोथस ड्रैपर लॉ, सिंपल सा। अगला हमारा क्या है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये हमारा नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, इसको मैं आपको ध्यान होगा, इसके ऊपर हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी स्टडी कर ली है। पर जब हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं और ये लॉ फोटोकेमिस्ट्री के साथ ग्रोथस ड्रैपर लॉ के साथ आता है, तो इसको मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। सिंपली ये क्या बोलता है आपका स्टायर आइंस्टीन लॉ, कि इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कह देते हैं। और ये आइंस्टीन ने 1905 में दिया और स्टार्क ने इसको 1908 में इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और इसने सिंपल सी एक बात बोली कि इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, कि कोई भी जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें मैक्सिमम क्या होता है, चेंज होता है। इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच reacting atom or molecule, each reacting atom or molecule absorb one photon, absorb क्या था ये, जनरली absorb one photon of light, one photon of light which cause the reaction। सिंपल सी ये बात बोलता है कि कोई भी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, चेंज होता है, वो हर रिएक्शन का एटम और जो मॉलिक्यूल है वन फोटोन ऑफ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो भी आपका कोई भी जो आपकी क्वांटम है जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के कारण होती है उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, फोटोन कह देते हैं। ठीक है जी, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि द टर्म वन फोटोन मीन्स, ये जो आपका जो टर्म है द टर्म फोटोन क्या बोलता है, ये टर्म फोटोन मीन्स एनर्जी इक्वल टू एच म्यू। यानी कहने का मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू एच म्यू। जो भी एनर्जी होगी ना, कोई भी लाइट क्या करेगा, कब जब भी लाइट पड़ेगी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो
जो वो क्या करेगा, और वो कितना होगा, 1 फोटोन ऑफ लाइट होगा। तो यहाँ पे ये जो फोटोन, इसका मतलब क्या है, ई की वैल्यू किसके बराबर है, एच म्यू के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे एच आपका प्लाइंग कांस्टेंट है, म्यू आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, सी बाई लैम्डा होती है। तो जनरली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई आपका एक रिएक्टर था, इसके ऊपर आपने लाइट पास की, ऑटोमेटिकली इसके अंदर इसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, और एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने के बाद इसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। ये आपका जनरल क्या है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका किसका, स्टार्क आइंस्टीन लॉ का। अच्छा, इसके बाद हम क्या मान लेते हैं कि जो भी कोई प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है ना, तो वो ईच मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब करता है, आपका 1 फोटोन करता है। फिर बोलता है आगे हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेट। अब ऐसा तो है नहीं कि, कहने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि भी एक ही है। अब एक मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो हर के ऊपर एच म्यू एच म्यू एच म्यू एच म्यू क्या होगी, उसके अंदर वो क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो बोलता है द हेंस, सिंपल सा ये बोलता है कि हेंस the number of molecule that are activated, number of molecule that are activated is equal to the number of photon absorbed, number of photon absorbed, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन एज, तो क्या बोल लिख दूं यहाँ पे, सिंपल मैं सीधा लिखूंगा, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन for 1 mole of molecule is given by, या is given as, क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू NH म्यू। क्यों भाई, ऐसा किस लिए बोला, मैं सिंपल सी ये बात कह रहा कि कोई एक रिएक्टेंट है, हर एटम और मॉलिक्यूल, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, जो इसकी जिसके अंदर क्या हो रहा है, या तो रिएक्टेंट के अंदर प्रोडक्ट बन रहा, और जब भी प्रोडक्ट बन रहा तो ये अकेला नहीं, हर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे बहुत सारे ये हैं, तो कोई भी जो फॉर 1 मोल के लिए क्या होगा, हर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपकी की वैल्यू NH म्यू के बराबर होगी। और इसमें N आपका क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो वी आल्सो नो दैट E इज इक्वल टू NH C बाई लैम्डा। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, C बाई लैम्डा है। हेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। तो ये क्या है, ये आप इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन एनर्जी बोलते हैं। ये आपकी क्या है, इट इज नोन एज आइंस्टीन एनर्जी, इट इज नोन एज आइंस्टीन एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस और 1 मोल ऑफ द फोटोन। ठीक है जी, उसे सिंपली हम क्या बोल देते हैं, आइंस्टीन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है बेटा जी, व्हाट इज द यूनिट्स, CGS के केस में आपको पता है H की वैल्यू 6 × 10⁻⁻27 होती है, N की वैल्यू आपकी 6.022 10⁻23 होती है, C की वैल्यू आपकी 3.0 10⁻समथिंग होती है। तो सिंपल सा जब जो आपकी लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या होती है, सेंटीमीटर में होती है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे E की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पे आपकी E की वैल्यू आती है 119.7 10⁻6 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, लैम्डा, ये किस में, इन सेंटीमीटर में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अर्ग पर।
ये किसकी है, CGS के केस में वैल्यू है। SI के केस में, SI के केस में आपको पता है H की वैल्यू 6 इंटू 626 10⁻⁻34 होती है जूल सेकेंड। आपकी N की वैल्यू तो सेम होती है 6.022 10⁻23 पर मोल। C की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस केस में इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम आगे करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लैम्डा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको अर्ग से कैलोरी के अंदर चेंज करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है E = 11.97 10⁻⁻5 डिवाइड बाई लैम्डा, क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कैलोरी में, अगर ऊपर वाली यूनिट को मैं अगर कैलोरी में चेंज करूं तो कैलोरी में चेंज करने पे E की वैल्यू SCGS के केस में 2.86 डिवाइड बाई लैम्डा 10⁻6 किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि व्हाट इज द लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री।